हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर पटना हाई कोर्ट के द्वारा रिसेंटली दी गई नई गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इन गाइडलाइंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो है अहम लैंडमार्क जजमेंट भी निर्धारित किए गए हैं और अभी रिसेंटली भी यहाँ पर एक ऐसा केस था जो कि इससे कनेक्टेड था। लेकिन अब लेट दोबारा से पटना हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई है। क्या डायरेक्शन दी गई है, तो उन सभी डायरेक्शन को हम फॉलो करते हुए आज की वीडियो को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पटना हाई कोर्ट ने रिसेंटली सभी कोर्ट्स के लिए जो उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती है उनको डायरेक्शन दी है कि वो 2014 में जो अरनेश कुमार की जजमेंट आई थी उनको फॉलो करने के डायरेक्शन दिए हैं। क्या है अरनेश कुमार की गाइडलाइंस, जो कि अभी यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने दोबारा से कहा है कि उन गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए। तो क्या गाइडलाइंस थी उनको भी समझेंगे और इससे रिलेटेड हमारा अभी रिसेंट का केस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। उस केस का नाम है मोहम्मद अशफक अलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस था, जिसमें कि यहाँ पर डायरेक्शन दी गई थी हाई कोर्ट को, पुलिस चीफ को, कि वो एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करे ताकि ये जो 2014 अरनेश कुमार जजमेंट है उसका पालन किया जाए। अगर कोई भी अरेस्ट होता है उस समय पर, यानी कि अरेस्ट से रिलेटेड हमारी ये जजमेंट थी। हमारी जजमेंट का अरनेश कुमार मेन जो जजमेंट 2014 में आई थी, उसके बाद मोहम्मद अशरफ अलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसको हमने डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली फिर से सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिए गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पर सभी कोर्ट्स को जो है उनकी टाइटल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती हैं। अब क्या गाइडलाइंस थी इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस हमें आगे भी इस तरीके के केसेस देखने को मिलेंगे। अगर ये गाइडलाइंस हमें पहले से ही पता होंगी तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है और हमारी नॉलेज के लिए भी। क्या पता कोई नया चेंज तो नहीं आया है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली पटना हाई कोर्ट हैज इशू द फॉलोइंग गाइडलाइंस। फर्स्ट गाइडलाइन इज, क्या है फर्स्ट गाइडलाइंस, कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको वो इंस्ट्रक्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि वो अगर अरेस्ट उन्हें करना है 498A के अंदर तो ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही 498 का ऑफेंस घटित हुआ, 498A सेक्शन जो है लगी, तो उसमें एकदम से अरेस्ट नहीं करना है। उन्हें जो है 41 CRPC के द्वारा दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या क्या उनमें गाइडलाइन लिखी गई है, क्या पुलिस के लिए क्या डायरेक्शन लिखी गई है कि कब आप उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक स्पेसिफिकली सेक्शन भी मेंशन किया गया है, इसका भी पुलिस ऑफिशियल को ध्यान रखना है। सेक्शन 41 सब सेक्शन 1B एंड 2 को। बात करें अगले गाइडलाइंस की, द पुलिस ऑफिशियल शेल फॉरवर्ड ए चेकलिस्ट ड्यूली फाइल्ड एंड फर्निश द रीजन और मटेरियल विच नेसेसिटी द अरेस्ट एंड वाइल फॉरवर्डिंग द एक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर फर्दर डिटेंशन। यानी कि जब भी पुलिस ऑफिशियल अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसमें अरेस्ट करने का रीजन लिखेंगे, उन्हें पर्याप्त रीजन लिखना होगा। और अगर उन्हें फर्दर डिटेंशन लेना है तो उसका रीजन भी बताना होगा कि क्यों इन्हें फर्दर अरेस्ट किया जाए। अनरीजनेबली अरेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। बात करें अगली गाइडलाइंस की, तो अगली गाइडलाइंस क्या है, मजिस्ट्रेट वाइल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज सेल परस्यू द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के को भी यह डायरेक्शन दी गई है कि वो रिकॉर्ड जो उनके द्वारा पुलिस ऑफिशियल के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है उसको भी वो अच्छे से परस्यू करेंगे, यानी विचार विमर्श करेंगे एक्चुअली में ये यहाँ पर अरेस्ट करना अनिवार्य है या इसका फर्दर डिटेंशन करना, अरेस्ट करना जो है अनिवार्य है या नहीं है। बात करें अगर कोई भी अरेस्ट नहीं होता है, एक्यूज का डिटेंशन नहीं होता है, तो ऐसे में 2 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रेजेंट की जाएगी। बात करें अगली इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर बात की गई है अगर नोटिस की बात आती है 41A CRPC के अंदर, जो कि पुलिस ऑफिशियल भेजते हैं किसी भी एक्यूज को उनके समक्ष प्रेजेंस के लिए, तो वो भी सर्व किया जाएगा 2 हफ्ते के अंदर। बात करें अगर किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने जो अरेस्ट कर रहा है इस तरीके की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी कहा है कि साथ साथ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी लायबल होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्हें यहाँ पर विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन, यानी कि बिना रीजन को रिकॉर्ड किए अगर उन्होंने ऑथोराइज डिटेंशन करना है तो ऐसे में उनके अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने डिटेंशन कर लिया और रीजन नहीं रिकॉर्ड किया, तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन जो है अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है और डिपार्टमेंट एक्शन के लिए वो लायबल होंगे। बात करें लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर बात की गई है कि इस तरीके के अरेस्ट जो है ना केवल 498A आईपीसी पर अप्लीकेबल होंगे बल्कि इसके अलावा अगर वो ऑफेंस जिसकी सजा कितनी है 7 साल या 7 साल से कम है उन सभी पर अप्लाई किए जाएंगे। और ये सभी डायरेक्शन जो है पुलिस ऑफिशियल को और जो मजिस्ट्रेट को जो डायरेक्शन दी गई है कि उन्होंने रिकॉर्ड को अच्छे से परूजल करना है, डिटेंशन बिना डिटेंशन करने के लिए बोलते हैं बिना रीजन रिकॉर्ड करे, तो ऐसे में डिपार्टमेंटल एक्शन जो है लिया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाइए।